रिकॉर्डिंग। तो क्या है कि हमारे पास जो साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, अर्ली साइनोटिक हार्ट डिजीजेस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द टेराटोलॉजी ऑफ फैले, जिसकी प्रेजेंटेशन आती है आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स या फिर 1 ईयर पे भी प्रेजेंटेशन बार दफा आ रही होती है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास चार चीजें होती हैं। एक हमारे पास पहली चीज है पल्मोनरी स्टेनोसिस, दूसरी चीज इसमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, तीसरी चीज ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, और चौथी चीज वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, ये मैं आपको पिक्चर भी अब साथ में दिखा देती हूँ, एक एक करके साथ में जो है वो हम पिक्चर देखते जाएंगे ताकि हमारा ना ये क्लियर होता जाए। ठीक है, तो टेराटोलॉजी ऑफ फैले में की जो प्रेजेंटेशन आती है साइनोटिक हार्ट डिजीज में, उसमें हमारे पास चार चीजें आती हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस, वीएसडी आ जाता है। ठीक है, ये आप पिक्चर आप साथ थोड़ा जी। किसी को क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली म्यूट कीजिए। फिर साथ में म्यूट करना पड़ा। चलो, ठीक हो गया। ये आपको पिक्चर अब नजर आ रही है टेराटोलॉजी ऑफ फैले की। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, हम इसको प्रूफ के साथ भी निमोनिक से याद कर सकते हैं। प्रूव करना है किसी चीज को, ठीक है, प्रूफ के निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाती है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब वो स्टीनोज हो जाएगा उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। देन देयर इज द ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा और वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें प्रूफ के निमोनिक से याद कर सकते हैं। टेराटोलॉजी ऑफ फेलिस साइनोटिक हार्ट डिजीज, जो कि 1 मंथ, 2 मंथ या ईयर की भी प्रेजेंटेशन के साथ बच्चों के अंदर आती है। ठीक है, अर्ली साइनोसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टेराटोलॉजी ऑफ फेले की प्रेजेंटेशन आती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है दूसरी डिजीज, दैट इज द ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। अब जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर नॉर्मली राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ने निकलना है और लेफ्ट से अयोटा ने निकलना है तो इसमें ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, अयोटा जो है वो राइट से निकलने लग जाएगा और लेफ्ट से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी निकलने लग जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स अगर किसी बच्चे में होगी तो आफ्टर द बर्थ इसकी फौरन प्रेजेंटेशन आएगी। ठीक है, ये याद रखना है। अगर अर्ली साइनोसिस में आफ्टर द बर्थ कोई साइनोटिक प्रेजेंटेशन आ रही है तो वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स की आएगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैले और इसमें फर्क ये याद रखना है। ठीक है, अगर फॉरन आई है तो वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आई है तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैले है। ठीक है, क्योंकि उसमें चार चीजें पूरी होनी होती हैं, या चार चीजों का वो एक वजन गड्ढा जो है उसको टेराटोलॉजी कह रहे हैं, तो उस चार चीजों में पूरा होना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रांसपोजिशन है तो ये आफ्टर बर्थ शो करेगा। अच्छा, ट्रांसपोजिशन के अंदर अब आपको पता है कि एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसके दरमियान होती है डक्टस आर्टरियोसिस। अगर ट्रांसपोजिशन के पेशेंट में ये डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रह जाए तो उसमें सर्वाइवल बेटर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो इधर उधर होता है तो वो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो सर्वाइवल थोड़ा बेहतर होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के पेशेंट में, अगर पीडीए हो तो। ठीक है, और अगर पीडीए ना हो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के पेशेंट में भी तो डेथ के कॉजेस तो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इसके साथ एमसीक्यूज ये भी आता है कि एक तो ये बहुत अर्लीस्ट साइनोसिस के साथ आता है जैसे आफ्टर बर्थ आता है, दूसरा डेथ के कॉजेस जो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में मोस्ट कॉमन है कि डेथ इसकी वजह से जो है वो हो सकती है, और बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आ गई। दो डिजीजेस हमने डिस्कस कर ली हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स एंड टेराटोलॉजी ऑफ फैले, और इसके एमसीक्यूज जो के आते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास जो है वो है ट्रंकस आर्टरियोसिस। टेराटोलॉजी के टेराटोलॉजी के अंदर चार चीजें हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वीएसडी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड इसके अलावा ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा। ये चार चीजों की प्रेजेंटेशन होती है टेराटोलॉजी ऑफ फैले में, और साइनोसिस की कंडीशन होती है लेकिन आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ या ईयर के बाद प्रेजेंटेशन आ रही होती है।
अर्ली साइनोसिस के अंदर ही आती है। अच्छा, अब ये नॉर्मल हार्ट की प्रेजेंटेशन है, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस है, ठीक है। ट्रंकस आर्टरियोसिस के अंदर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी हमें मिलता है, ठीक है। और ये सिंगल ट्रंकल वॉल्व मिलता है, ठीक है। पल्मनरी और अयोटा का जो वॉल्व है वो सिंगल वॉल्व होता है, ठीक है। ट्रंकल आर्टरियोसिस के अंदर जब ये ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, ऑर्गन ग्रो कर रहा होता है, तो इनके अलग अलग वॉल्व होते हैं, अयोटा का और पल्मनरी आर्टरी का अलग वॉल्व होता है। लेकिन ट्रंकस आर्टियोसिस में वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट के साथ ये सिंगल ट्रंकल वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो है वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, इन दोनों के वॉल्व्स जो हैं वो एक ही होता है, ठीक है। ट्रंकल आर्टियोसिस की एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास अर्ली अगर साइनोसिस में कोई डिजीज है, दैट इज द ट्रंकस आर्टियोसिस, ठीक। इसके बाद ट्रंकस आर्टियोसिस के बाद हमारे पास है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। अब जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व है, अगर उसके कोई प्रॉब्लम है तो इसको हम ट्राइकस्पिड एट्रेजिया कहते हैं, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड एट्रेजिया को शो कर रहा है यहाँ पे। ये वीएसडी को साथ में शो कर रहा है और साथ में ये पल्मनरी वॉल्व को शो कर रहा है, ठीक है। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया का मतलब कि ट्राइकस्पिड वॉल्व की जो है वो एनॉमली है कोई, ठीक है। नॉर्मल वो इस तरह का होता है और यहाँ पे जो है वो है ही नहीं है, ये जुड़ गया है यहाँ पे, इसकी जो है ना वो डिफॉर्मिटी है, या उसकी शेप या उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ठीक नहीं है, तो वो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया के भी ज्यादातर एमसीक्यूज वैसे नहीं आते, लेकिन यू शुड नो अबाउट इट कि ये भी जो है वो अर्ली साइनोसिस के अंदर है, और अगर ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ अगर अर्ली साइनोसिस की कोई डिजीज है तो उसके अंदर ट्राइकस्पिड एट्रेजिया हम पढ़ते हैं, जिसमें उसकी जो है वो फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट एंड लीस्ट में हमारे पास है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, TAPVR कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ये नॉर्मल है, ठीक है। और टोटल एनोमलस का ये है, ठीक है, जिसके अंदर ASD को शो किया हुआ है, इसकी वजह से जो है ना वो फ्यूजन इधर उधर होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी वेन ओपन हो रही होती है ना राइट एट्रियम में, वो ये सुपीरियर वेना कैवा में ओपन हो जाती है, ठीक है। टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन है, पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन, तो उसके अंदर क्या होगा कि पल्मोनरी वेन जिसने राइट एट्रियम में ओपन होना है, वो कॉमन पल्मोनरी वेन सुपीरियर वेना कैवा में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो वो राइट एट्रियम की बजाय, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जिधर ओपन होना है, तो वो लेफ्ट एट्रियम की बजाय राइट एट्रियम में जाके उसका फ्लूइड ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जिसने लेफ्ट एट्रियम में ओपन होना था वो राइट एट्रियम में ओपन होने लग जाएगी, इसे कहते हैं टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेन सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये जो है वो सारी आपके पास साइनोटिक डिजीजेस हैं जो कि अर्ली साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करती हैं। मोस्ट कॉमन इज द टेराटोलॉजी ऑफ फेले, और अगर बहुत अर्ली साइनोसिस है जस्ट आफ्टर द बर्थ, तो वो हमारे पास है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। इन दोनों के एमसीक्यूज आपके पास ज्यादा आएंगे, ठीक है। बाकी आपको पता होने चाहिए ट्रंकस आर्टियोसिस का, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया का, और ये टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ठीक हो गया। समझ आ गई है। राइट टू लेफ्ट शंटिंग के अंदर हमारे पास जो डिजीजेज हैं और साइनोटिक डिजीज, पल्मोनरी वेन जिसने लेफ्ट एट्रियम में ओपन होना है वो सुपीरियर वेना कैवा में ओपन होगी और वहां से राइट एट्रियम में। टेराटोलॉजी में एमसीक्यू देख तो उसके कंटेंट का पूछा जा सकता है, टेराटोलॉजी के अंदर अर्ली साइनोटिक हार्ट डिजीजेस के साथ पूछा जा सकता है, बस यही याद है, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है लेट साइनोटिक हार्ट डिजीजेस, जिनको हम नॉन साइनोटिक भी कहते हैं बाज दफा। इसके अंदर हमारे पास तीन प्रेजेंटेशंस हैं, दैट इज द VSD, ASD और PD, ठीक है। VSD मोस्ट कॉमन है, फिर ASD है और PD है, ठीक है। ऐसी डिजीज मुझे बताएं
जो हमारे पास हमने एनॉमली स्कैन भी कराया, एक औरत हिल स्टेशन पे रह रही है, उसने एनॉमली स्कैन भी करवाया है, लेकिन फिर भी उसके बच्चों में जो है वो एक जो है वो एनॉमली आ सकती है, दैट इज द पीडीए। ठीक है, पीडीए की रीजन कल मैंने बताई थी क्यों आ सकती है, क्योंकि पीडीए इज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस दैट क्लोजेस जस्ट आफ्टर द बर्थ। ठीक है, अगर एनॉमली स्कैन आपने करा लिया है और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन आफ्टर द बर्थ वो क्लोज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है पेटेंट डक्टल सार्कोइडोसिस के साथ बच्चा जो है वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दैट इज द एनॉमली जो कि एनॉमली स्कैन के बावजूद भी प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन जो वीएसडी, अगर एएसडी है, वीएसडी है, तो स्ट्रक्चरल एनॉमली है वो। ठीक है, स्ट्रक्चरल एनॉमली आपको ग्रोइंग एज के दौरान पता चल सकती है। अगर आप एनॉमली स्कैन्स करवाते हैं तो वो स्ट्रक्चर एनॉमली आपको पहले पता चल सकती है। ठीक है, अब वीएसडी मोस्ट कॉमन है, एएसडी और फिर पीडीए। ठीक है, और पीडीए का जो दूसरा एमसीक्यू है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वो वैसे आता है। ठीक है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इसके बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते। एएसडी जो है वो हमारे पास एसोसिएटेड होता है, ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा, एक ही एमसीक्यूज आता है। दूसरा मोस्ट कॉमन इनमें वीएसडी है, एक ये एमसीक्यू आता है, और तीसरा एनॉमली स्कैन करवाने के बावजूद भी एक चीज आ रही है, दैट इज द पीडीए, तो ये एमसीक्यू आता है। ठीक है, ज्यादातर यही एमसीक्यूज हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई डबल ए के एमसीक्यूज करते हुए हमें कोई मिला तो उसमें मैं बता दूंगी। अभी तक ये याद रखें कि एएसडी विद द डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली, और उसमें वीएसडी भी होता है लेकिन एएसडी ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, और वीएसडी मोस्ट कॉमन एंड पीडीए विद द अनोमली स्कैन के बाद भी बावजूद। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस एंड एथेरोसेक्लेरोसिस। आर्टीरियोसेक्लेरोसिस के अंदर क्या होगा कि जो स्मॉल आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स हैं वो अफेक्ट होंगी। उसमें वो हाइलीन भी हो सकती हैं, हाइपर प्लास्टिक भी होती हैं। अब हाइपर प्लास्टिक के अंदर आप अनियन स्किन कैसे याद कर सकते हैं कि जो अनियन की जो स्किन होती है ना उसके अंदर बहुत सारी लेयरिंग होती है। ठीक है, जो हाइपर प्लास्टिक है उसमें बहुत सारी लेयरिंग होगी। तो हाइपर प्लास्टिक के अंदर जब अनियन आप करते हैं, पील करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग होती है, तो उससे याद कर सकते हैं कि हाइपर प्लास्टिक जो आर्टीरियोसेक्लेरोसिस है, तो उसके अंदर आपके पास क्या होगा कि अनियन स्किन आएगी। ठीक है, एक ये एमसीक्यू बार दफा आता है आर्टीरियोसेक्लेरोसिस में कि हाइलीन के हाइपर प्लास्टिक के अंदर अनियन स्किन आता है सन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर बहुत ज्यादा हो तो उसके साथ हाइलिन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस इन्वॉल्व होती है। ये एमसीक्यूज बहुत कम आते हैं, लेकिन अनियन स्किनिंग विद हाइलिन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस ये मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज है, रिपीटेड एमसीक्यूज है जो कि बहुत दफा आता है। ठीक हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो है वो एथेरोसेक्लेरोसिस याद करने वाला है। एथेरोसेक्लेरोसिस के लिए हमारे पास जो निमोनिक है वो है एलसी पीपल आर डेरिंग इनसाइड, इनसाइड कह लें या इन देयर सर्कल। ठीक है, एलसी पीपल आर डेयरिंग इन देयर सर्कल। एलसी से क्या है, एल से है लोअर एब्डोमिनल अयोटा। ठीक है, मोस्ट कॉमन हम पढ़ रहे हैं, कॉमन टू लोअर कॉमन, जिसके अंदर एथेरोसेक्लेरोसिस होती है। ठीक है, तो एलसी से क्या है, एल से है लोअर एब्डोमिनल अयोटा, सी से है कोरोनरी आर्टरी, पीपल आर पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, डेयरिंग से डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, इनसाइड से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड सर्कल से सर्कल ऑफ विल्स। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, निमोनिक क्या है, एलसी पीपल आर डेयरिंग इन देयर सर्कल्स। ठीक है, इन देयर सर्कल्स के अंदर क्या है, एलसी पीपल से क्या है, लोअर एब्डोमिनल अयोटा, सी से क्या है, कोरोनरी आर्टरी, पी से पोप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, डेयरिंग के डी से डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, इनसाइड देयर सर्कल, इनसाइड देयर से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और सर्कल से सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये याद रखना है। सी फॉर द कैरोटिड आर्टरी, एल सी पीपल आर डेयरिंग इन देयर सर्कल। ठीक है, हाँ, सी फॉर द कैरोटिड कोरोनरी आर्टरी, सॉरी, सी विद द कोरोनरी आर्टरी नॉट कैरोटिड। ठीक है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इनसाइड के आई से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सी विद द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो लोअर एब्डोमिनल अयोटा, कोरोनरी आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड देन द सर्कल ऑफ विल्स, एलसी पीपल आर डेयरिंग इन देयर सर्कल्स। ठीक है, ये सीक्वेंस जो याद रखना है एथेरोसेक्लेरोसिस के अंदर।
बाकी एथेरोस्क्लेरोसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बार बार आता है, उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, एक सेल्स, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और लिपिड। अच्छा, अभी इसमें सिंपल वे याद करने का ये है कि उसमें एक एक चीज याद करने से बेहतर है आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी ऑप्शन में आपका सेल्स का कंपोनेंट आ जाए, सेल्स के अंदर स्मूथ मसल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स अगर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, जो इस सेल्स का कंपोनेंट आ गया, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर जो पड़ा हुआ होता है, वहां पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं या इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जो लिपिड्स होते हैं उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर लिपिड्स मिलेंगे। तो आपके पास जो भी ऑप्शन आएगी जिसमें जो है वो सारी तीनों चीजें इंवॉल्व होगी, या बाद दफा ऑप्शन आती है जिसमें तीनों चीजें उन्होंने नहीं लिखी होती है, मतलब दो चीजें तो एटलीस्ट लिखी हुई होती है, तो आपने उसको चूज करना है, ठीक है। बस समझ ये लें कि कंपोनेंट तीनों है, सेल्स भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है और लिपिड भी है। कंपोनेंट तीनों है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। हाँ, अगर कोई ऐसी ऑप्शन आ जाए जिसमें तीनों कंपोनेंट हो तो आप उसकी तरफ जाएंगे, वरना एक ऐसी ऑप्शन जिसमें चलो दो कंपोनेंट गिवन हो, आपने उसको चूज करना है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है एथेरोस्क्लेरोसिस वाला, ठीक है, जो एसकेज में भी है और ये डबल ए के अंदर भी है। ठीक हो गया क्वेश्चन। हम अच्छा क्वेश्चन कहेगी, इसके बाद हम एयोटिक डायसेक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, एयोटिक डायसेक्शन के अंदर हम एयोटा जब पढ़ते हैं तो वी हैव द थ्री लेयर्स, इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया, ठीक है। फ्रॉम द इनसाइड टू द आउटसाइड हमारे पास तीन लेयर्स हैं, इंटिमा है, मीडिया है, एडवेंटिशिया है। ये एमसीक्यूज भी आता है आपके पास कि इनसाइड टू आउटसाइड आपके पास कौन सी तीन लेयर्स है। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि बाज दफा हमारे पास जो है वो सिर्फ एक लेयर का टीयर आता है, बाज दफा तीनों लेयर्स का टीयर आता है, ठीक है। सिर्फ एक लेयर का टीयर या तीनों लेयर्स का टीयर है, इस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये फॉल्स न्यूमन उसने क्रिएट किया है। जी, आवाज का बताइएगा। ठीक है, तो एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर हम क्या पढ़े हैं कि तीन लेयर्स हैं, ठीक है, इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। और उसके अंदर क्या है कि डिपेंड्स ऑन कि वो तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करता है टीयर, या सिंगल लेयर को इन्वॉल्व करता है, या दो लेयर्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब इट डिपेंड्स ऑन कि अगर सिर्फ इंटिमा अंदर से गई है तो वो फॉल्स ल्यूमेन क्रिएट कर रहा है या ट्रू ल्यूमेन क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर तीनों लेयर्स इन्वॉल्व है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल टीयर फॉर्म होती है ना, वो फॉल्स ल्यूमेन होते हैं। अब जब भी कभी एक लेयर जाएगी, ठीक है, अगर तीन लेयर्स हैं, ठीक है, अगर तीन लेयर्स हैं हमारे पास और अगर एक लेयर उसमें इन्वॉल्व होगी तो वो जो है वो फॉल्स ल्यूमेन क्रिएट करेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल अगर इंटीमल लेयर पे टीयर आएगा तो वो फॉल्स ल्यूमेन क्रिएट करेगा, जिसके अंदर रीजंस क्या हो सकती हैं हमारे पास, हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, बायकस्पेड एओर्टिक वॉल्व हो सकता है, या कनेक्टिव टिश्यू कोई डिसऑर्डर हो सकता है जैसे मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से लेयरिंग जो है वो इन एओर्टिक डायसेक्शन मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है विद द मार्फन सिंड्रोम। अब आपके पास एक एमसीक्यूज आता है जिसके अंदर वो ये लिखते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो आपके पास आया है, ठीक है, थिन लीन पेशेंट है, ठीक है, और उसके फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, जॉइंट्स में मोबिलिटी जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, एक ये बात। दूसरा, वो सर्कस में काम करता है और उसकी जो है वो मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सर्कस में काम कर रहा था और उसके साथ ही अचानक उसको एक टेयरिंग चेस्ट पेन हुई है, ठीक है, उस चेस्ट पेन की वजह से जो है उसको एओर्टिक डायसेक्शन हुई है। तो वो किस चीज का पेशेंट है, दैट इज द मार्फन सिंड्रोम, जिसके अंदर जो है वो मोबिलिटी ऑफ हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एक मोस्ट कॉमन फीचर है, ठीक है। उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो है वो हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं। अब इस वजह के साथ मार्फन सिंड्रोम के पेशेंट्स में एओर्टिक डायसेक्शन इज वेरी मच कॉमन, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन जो है वो मार्फन सिंड्रोम में कॉमन होता है, ठीक है। दूसरा, एओर्टिक डायसेक्शन हाइपरटेंशन के पेशेंट में कॉमन होता है। बाइकस्पेड अगर एओर्टिक वॉल्व है तब कॉमन होता है। तीन चीजें हैं, इनको याद रखना है क्योंकि इसके साथ एमसीक्यू पूछते हैं, लेकिन मार्फन सिंड्रोम का एमसीक्यू बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है विद एओर्टिक डायसेक्शन। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, एक टेयरिंग चेस्ट पेन होगी, सडन ऑनसेट होगा और ये बैक पे रेडिएट कर रही होगी, ठीक है। अनयूजुअल अनइक्वल बीपी आएगा दोनों आर्म्स में, ठीक है। एओर्टिक डायसेक्शन का जब भी आपके पास एमसीक्यूज आएगा उसके अंदर क्या आएगा कि आपके दोनों आर्म्स का बीपी एक तो
अनइक्वल आएगा। दूसरा टेयरिंग चेस्ट पेन होगी, दैट इज रेडिएटिंग टू बैक। क्योंकि बहुत सारी एपिगैस्ट्रिक अगर रीजन में आप पेन्स देखें तो वो बैक टू रेडिएट कर रही होती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन कि वो किस वजह से है, ठीक है। तो एओर्टिक सेक्शन की जो पेन होती है, दैट इज द टेयरिंग चेस्ट पेन एंड एसोसिएटेड विद द अनइक्वल बीपी इन बोथ आर्म्स, ठीक हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग जो कि एमसीक्यूज में भी आती है, मीडियास्टिनल वाइडनिंग। मीडियास्टिनल वाइडनिंग भी हमें मिलती है एओर्टिक डायसेक्शन के पेशेंट में, और एसटी एलिवेशन मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, स्टैनफोर्ड टाइप ए एंड स्टैनफोर्ड टाइप बी। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड ये नॉर्मल है, ठीक है। स्टैनफोर्ड टाइप ए और टाइप बी होती है, और डी बैके वाले टाइप वन, टाइप टू और, पोजीशन के लिए सॉरी, काइंडली म्यूट कर दे प्लीज। अच्छा, तो स्टैनफोर्ड टाइप सी अब चलती हैं, डी बे के अब नहीं चलती, ठीक है। स्टैनफोर्ड टाइप ए एंड बी के अंदर क्या है, नहीं नहीं, डी बे के और है और स्टैनफोर्ड ए और है, ठीक है, उसके अंदर नहीं आती, लेकिन डी बे के अब नहीं कंसिडर की जाती, स्टैनफोर्ड पे ही जो है वो कंसिडर किया जाता है ट्रीटमेंट, ठीक है। स्टैनफोर्ड टाइप ए के अंदर हमारे पास जो है वो नॉर्मली इसके अंदर अयोटा और जो आर्च ऑफ अयोटा है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग सारा ही पाथवे किस्म का आ जाता है स्टैनफोर्ड टाइप ए में। जो टाइप बी होती है इसके अंदर सिर्फ डिसेंडिंग अयोटा आता है, इसलिए टाइप ए के अंदर ज्यादातर सर्जरीज की जाती हैं, टाइप बी में मेडिकेशंस के साथ इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी दो टाइप्स हैं, स्टैनफोर्ड टाइप ए एंड टाइप बी। एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या है, तो टाइप ए के अंदर जो है वो असेंडिंग आर्च ऑफ अयोटा एंड डिसेंडिंग सारा इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, और टाइप बी के अंदर जो है वो हमारे पास सिर्फ डिसेंडिंग आती है, ठीक है। तो इसमें सर्जरी जो है वो टाइप ए में ज्यादातर की जाती है, ठीक है। तो ये बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी टाइप्स क्या हैं, और अयोटिक डायसेक्शन किन किन लोगों में ज्यादा कॉमन होती है, मीडियास्टिनल वाइडिंग आती है, और टेयरिंग आती है सडन चेस्ट पेन के साथ, ठीक है। टेयरिंग पेन, सडन चेस्ट पेन होती है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एओर्टिक डायसेक्शन के जो एमसीक्यू में आते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई बात नहीं, टाइप ए के अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अयोटा दोनों आते हैं, इसीलिए सर्जरी उसमें की जाती है। जो पिक्चर मैंने दिखाई है, दैट इज राइट वन, वो ठीक है, वो उसके अंदर उसने सही प्रेजेंटेशन दी हुई है। ठीक है। क्या बता दूं, एओर्टिक डायसेक्शन के साथ उसकी एसोसिएशन आती है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, एओर्टिक डायसेक्शन के साथ उसकी एसोसिएशन आती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, अंजाइना अगर हम उसको डिस्कस करें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अंजाइना, जिसके अंदर स्टेबल अंजाइना है, वेजोस्पास्टिक अंजाइना है जिसे प्रिंस मेटल भी कहा जाता है, और हाँ आ जाता है एमसीक्यूज, एक दो एमसीक्यूज हैं एसके के अंदर कहीं आएगा, ठीक है। एसके मोस्ट प्रोबेबली, अब एसके 15 तो नहीं करोगे, एसके 15 में एक दो गिवन है, और बाकी 16 17 में नहीं पूछा हुआ उन्होंने। बहुत पुराने पेपर्स हैं जिसमें एक दो दफा टाइप का पूछा है बस, बाकी नहीं पूछा ज्यादा। हाँ, लेकिन यू शुड नो अबाउट द टाइप ना, कि टाइप कौन सी होती है, और
उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्योंकि डबल ए में जो पॉइंट्स गिवन है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो किसी किसी जमाने में या किसी टाइम पे पेपर में आए हुए हैं, तो उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिखा हुआ है और यही टॉपिक्स आते हैं। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलना, टॉपिक्स यही आएंगे, एमसीक्यूज ऐसे ही आते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस चेंज कर देते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप दूसरी ऑप्शन भी पिक कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, एंजाइना के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ एंजाइना है। कौन से सब पुराने मतलब पुराने टाइम के एमसीक्यूज है ना, जो SK 15 है, जाहिर है वो तो 2000 कुछ की कुछ 2016-17 की थोड़ी होगी वो। तो फिर या 2016-17-18 के होंगे, उसके पेपर्स होंगे जो SK 15 में है, 1 to 15 के अंदर पुराने पेपर्स हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास एंजाइना के थ्री टाइप्स हैं, दैट इज द स्टेबल, वेजोस्पास्टिक एंड अनस्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना है, इसके अंदर जो है वो एक्सर्शनल चेस्ट पेन होती है। ठीक है, एक्सर्शनल चेस्ट पेन के अंदर जब भी पेशेंट कोई एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो तब आएगा। ठीक है। ST डिप्रेशन आता है इसके अंदर, और रेस्ट पे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, रेस्ट पे ये रिजॉल्व हो जाती है। जो अनस्टेबल एंजाइना होता है, इसके साथ और MI के साथ थोड़ी सी टक्कर होती है। ठीक है। MI और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर सिर्फ एक फर्क ये है कि जो MI हमारे पास नॉन ST एलिवेशन MI आता है, उसमें कार्डिक एंजाइम्स, ठीक है, वो जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है। तो जो अनस्टेबल एंजाइना है और जो MI है, उसके अंदर कार्डिक एंजाइम्स जो हैं, MI के अंदर ST नॉन ST एलिवेशन MI के अंदर, नॉन स्टेमी के अंदर कार्डिक एंजाइम्स पॉजिटिव आ जाते हैं। लेकिन जो अनस्टेबल एंजाइना होता है उसमें ST डिप्रेशन आ सकता है, टी वेव इंवर्जन आ सकती है, लेकिन कार्डियक जो बायोमार्कर्स होते हैं वो जो है वो पॉजिटिव नहीं आते हैं अंजाइना के अंदर। फिर एक आखिरी रह जाता है, दैट इज द वेजोस्पास्टिक एंजाइना। ठीक है, वेजोस्पास्टिक जो है वो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म्स की वजह से होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ट्रांजिएंट ST एलिवेशन आ सकती है। टोबैको स्मोकिंग की वजह से भी मेन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वेजोस्पास्टिक एंजाइना, क्योंकि आपको पता है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें वेजोस्पास्टिक डिजीजेस बहुत कॉमन होती हैं। ठीक है, जैसे बर्जर डिजीज है एक। ठीक है, बर्जर डिजीज का आपको पता होगा, जो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होती है, वो वेजोस्पास्टिक डिजीज आ जाती है। ठीक है, ये वेस्कुलाइटिस के अंदर भी हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं बाज दफा। तो स्मोकिंग के साथ जो है वो वेजोस्पास्टिक अगर कोई आएगा तो दैट इज द वेजोस्पास्टिक एंजाइना। ठीक है। अच्छा, एंजाइना में अब हमारे पास बहुत ज्यादा MCQs नहीं आते हैं। जो हमारे पास स्टेबल एंजाइना है उसका पता होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज पे होता है, और अनस्टेबल एंजाइना और नॉन स्टेमी का फर्क ये होता है कि कार्डियक एंजाइम जो है वो नॉन स्टेमी में रेस होते हैं। अच्छा।